हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शिवम मिश्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स एंड मोटिवेशन हब। यहाँ पर हम फिजिक्स सब्जेक्ट के क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन से रिलेटेड भी हम डिफरेंट टॉपिक्स को यहाँ पर बताते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने अपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि 12th के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब हमें ऑफर हो सकती हैं। टॉपिक को अगर अपने स्टार्ट करें तो उससे पहले दोस्तों हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। अगर आज से 10 या 12 साल पहले की बात करें तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, ना ही बच्चों को, ना ही छोटे शहर के जो परिवार होते थे या फिर गांव देहात के जो लोग होते थे उनको ये पता भी नहीं होता था कि 12th के बाद भी गवर्नमेंट जॉब ऑफर होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गई है। हर घर में आज की डेट में मोबाइल आ चुका है, तो मोबाइल में आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब के हों चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के हों, और आपको पता चल सकता है कि आप बेस्ट ऑप्शन 12th के बाद कौन सा चूज कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे अगर बच्चा मैथ में अच्छा है तो उससे पूछ के उसको कोटा भेज दिया तैयारी के लिए, ताकि वो आईआईटी में सिलेक्शंस पा पाए या एनआईटीज में सिलेक्शन पा पाए। अगर बायो में अच्छा है तो उसको मेडिकल की तैयारी के लिए भेज दिया। अगर आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं है तो बच्चे ने हार के बीए कर लिया या फिर बीएससी कर लिया। यही हमारी लाइफ थी छोटे शहरों की और गांव देहात में। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गई है। सबको पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। उनको पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें है, हमको इस लाइन में चूज़ करना है, वो इस लाइन में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आपको क्लास 12th के बाद भी ऑफर हो सकते हैं। क्योंकि जैसा हमें लगता है कि मेरी जो सोच है कि मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर लोअर क्लास फैमिली हो, सबको पता नहीं रहता। सारे अच्छे कोर्सेस वो नहीं कर सकते। घर की इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती कि महंगे महंगे कॉलेजेस में उनको एडमिशन दिला दिया जाए। अगर दिलाएंगे भी तो अपने खेत वगैरह को गिरवी रखना पड़ेगा, ज्वेलरी वगैरह बेच के अपना मन हार के पेरेंट्स को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर भी अगर सक्सेस ना मिल पाए तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। बच्चा मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है, परिवार भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th के बाद भी आप दूसरा ग्रेजुएशन करने के साथ साथ भी आप कौन कौन सी जॉब को ट्राई कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं जो आपको मिल सकती हैं, और आपका फ्यूचर जो होता है वो भी बेहतर बन सकता है। आप ग्रेजुएशन साथ में करते रहिए, लेकिन इन जॉब को भी एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी एक हमारा बोर्ड है जो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी। मींस डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब की क्लास ऑफर होती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन हाई है तो आपको क्लास ए सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ा सा लो है तो आपको 10th पास करके भी जॉब मिल सकती है, 12th पास करके भी जॉब मिल सकती है। लेकिन अंतर क्या होता है कि अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए जो लाइन है वो काफी ज्यादा खुल जाती है। मींस आप कई जगह पर ट्राई कर सकते हैं, कई गवर्नमेंट फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, कई जगह पर गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ा सा कम है, 10th है या फिर सिर्फ 12th ही है, तो आपको जो आपके ऑप्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 12th के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एसएससी की, तो एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो है क्या, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, और ये इसके बेसिस पे जो भी आपको जॉब्स मिलेंगी वो सारी जॉब्स कैसी होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एसएससी सीएचएसएल की, ठीक है, सबको पता है सीबीएसई ने अपने पेपर कैंसिल कर दिए हैं, आईसीएसई ने भी अपने पेपर कैंसिल कर दिए हैं। तो अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि हम कौन सा ग्रेजुएशन करें, किस लाइन को चूज करें, कहां पर जाएं, कौन सा बीए करें, बीएससी करें, बीटेक करें, तैयारी करें, बीसीए करें, बहुत सारे बीबीए करें। ठीक है।
तो डिपेंड करता है कि आपका घर आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है और आपका इंटरेस्ट किस में है, जाना आपको उसी में चाहिए, लेकिन साथ साथ में अगर हम इनको भी ट्राई करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, एसएससी सीएचएसएल की। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीएचएसएल का मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको हम लोग 10+2 के नाम से जानते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जो आपको जॉब ऑफर होती हैं वो होती हैं कौन सी, जो पोस्ट आपको मिलेंगी वो होती हैं एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर जॉइंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, ये पोस्ट आपको ऑफर होती हैं आप जॉब क्या नाम है जब आप फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, और ये जो चारों पोस्ट हैं इसमें आप 12th किसी भी स्ट्रीम से किए हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के, चाहे कॉमर्स के, आप इनके फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म एक ही होता है, फॉर्म एक ही होता है, लेकिन वहां पर पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी पोस्ट पर ऑफर करना चाहते हैं। मींस ये चारों जॉब आपको ऑफर हो सकती हैं एक ही फॉर्म से। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सबका कट ऑफ अलग अलग जाता है। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स चारों के अकॉर्डिंग आ चुके हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, तो ये प्रेफरेंस के बेसिस पे उसमें नंबर 1, नंबर 2, 3 करके ABCD करके आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 पोस्ट थी ये एनी स्ट्रीम, साइंस हो चाहे आर्ट हो चाहे कॉमर्स हो, कोई भी बच्चा इसकी फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी एक जॉब होती है DEO, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने 12th में मैथमेटिक्स लिया था। ठीक है, जिन्होंने 12th में मैथमेटिक्स लिया था ये वही दे सकते हैं, ये बायो वाले भी नहीं दे सकते, ना ही आर्ट्स वाले या ना ही कॉमर्स वाले। ठीक है, फॉर्म इसका 100 रुपए का मिलता है। ठीक है, मिलता है नहीं मतलब ऑनलाइन ही फिल होता है ये फॉर्म, और जनरल और ओबीसी बॉयज के लिए सिर्फ। ठीक है, और गर्ल्स हो या फिर SC और ST का कोई भी हो, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उसके लिए 0 रुपीज फीस है। ठीक है, सैलरी जो इसमें ऑफर होती है 25,000 से ऊपर ऑफर होगी, प्लस अलाउंस प्लस कुछ अलाउंस मिलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें जो एज लिमिट है, इसमें एज लिमिट है कि आप 18 से लेके 27 इयर्स तक के बीच में आपकी एज होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये 10+2 जो लिखा है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मींस अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन आपकी एज अभी 27 नहीं है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये जो 10+2 लिखा हुआ है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये बहुत मैक्सिमम लोग फॉलो हैं क्या नाम है फिल करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि 10+2 वाले बच्चे भी भरेंगे, मींस जो 12th कर चुके हैं वो बच्चे भी फिल करते हैं, और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में है, मींस अगर उनकी एज इसके बीच में है तो वो लोग भी फिल कर दें, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। टफ सिर्फ ये बन जाता है किसकी वजह से, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, आपको भीड़ में से आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये इसमें 3 एग्जाम होते हैं, Tier 1, Tier 2 और Tier 3 करके, या फिर Tier 1 को हम लोग प्री भी बोलते हैं। प्री में क्या होता है, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 1 आवर में आपका इसका पेपर होता है। ठीक है, 1 आवर में इसका पेपर होता है, ये ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, और MCQ बेस्ड होता है पूरा। ठीक है, ये जो प्री आपका है, प्री में आपके 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला टॉपिक होता है जनरल इंटेलिजेंस का। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस का सेम पैटर्न है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इंग्लिश जो होती है वो बेसिक होती है, 10th लेवल तक की पूछी जाती है। ठीक है, ग्रामेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो उसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर में पूछे जाते हैं, तो टोटल ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 200 मार्क्स के। ये प्री इस वजह से भी होता है कि कई लोग ऐसा होता है जिन्होंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की होती है लेकिन फॉर्म फिल कर देते हैं। कई बच्चे होते हैं ना जिनका फ्री का फॉर्म है, या फिर जनरल और ओबीसी में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो 100 रुपए का फॉर्म है, फिल कर देते हैं। तो ये Tier 1 या फिर प्री एग्जाम इसीलिए कराया जाता है कि जो बच्चे तैयारी अच्छे से नहीं किए हैं तो वो प्री में ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे वो प्री का उनका रिजल्ट निकलेगा। प्री के बाद फिर उनका मेंस का फिर सेकंड पेपर आएगा, और जो प्री होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो डिपेंड करती है 1/2 या फिर 1/3 मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, Tier 2 जो पेपर होता है वो होता है मेंस का। ठीक है, प्री में जो लोग पास हो जाएंगे उन्हीं को मेंस देने को मिलता है। ठीक है, प्री में जो पास हो चुके होंगे उन्हीं को क्या मिलेगा, मेंस का पेपर देने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की लिस्ट जारी होती है जब प्री का रिजल्ट निकलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए जनरल का कट ऑफ अलग गया है लेकिन आप ओबीसी में हैं
तो फिर आपको वो नहीं, ओबीसी का कट ऑफ अलग होगा, एससी एसटी इन लोगों का अलग होता है। बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंशिएट नहीं होता कि बॉयज का कट ऑफ अलग होगा और गर्ल्स का अलग होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमारा बनता है। टीयर 2 जो जिसको मेंस पेपर भी बोलते हैं, मेंस हमारा होता है ऑफलाइन पेपर, ठीक है, पेन एंड पेपर मोड में होता है, ऑफलाइन होगा, सब्जेक्टिव नेचर का होगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर था, प्री और सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव पेपर में आपकी लेटर राइटिंग है और ऐसे राइटिंग पूछा जाता है। ये भी 1 घंटे का पेपर होता है और 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग के लिए क्या नाम है, उन्होंने सिलेबस डिटेल में एसएससी के, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे डिटेल में मिल जाता है कि किन टॉपिक से लेटर राइटिंग पूछ सकता है, किन टॉपिक से ऐसे राइटिंग पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये 1 आवर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। टीयर 3 जो होता है, अब जो इन्होंने मेंस भी क्लियर कर लिया, प्री भी क्लियर कर लिया, मेंस भी क्लियर कर लिया, उनका मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको टीयर 3 देने को मिलेगा। टीयर 3 क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इसमें जो मार्क्स होते हैं वो ऐड नहीं होते, ये सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। जो आपकी मेरिट बनती है वो प्री और मेंस की कंबाइंड होकर फाइनल मेरिट बनती है। इसमें टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, मींस आपको 35 वर्ड्स आपको लिखे रहेंगे आपके मॉनिटर में, आपको उसको क्या करना होगा, टाइप करके दिखाना होगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। मींस आपका वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उसमें 35 वर्ड्स ही लिखे होंगे, ठीक है। वो पूरा का पूरा एक पैरा होगा, टोटल वर्ड्स काउंट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड देखी जाती है कि आपने क्या इंग्लिश में 35 वर्ड्स टाइप कर लिए हैं, और उसमें अगर आपने कोई क्या नाम है गलत टाइप किया है तो उसको फिर काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। मींस आपने 35 वर्ड्स का मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ था, आपने उसमें से जल्दी जल्दी टाइप किया और मान लीजिए आपके 5 वर्ड्स जो थे आपने वो गलत टाइप कर लिए, उसमें बैक स्पेस नहीं कर सकते, ये ऐसा वो लोग सेटल कर देते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है, कंप्यूटर में, कि उसमें बैक स्पेस नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या किया कि टाइप कर दिया, ठीक है, और आपके 5 वर्ड्स उसमें गलत हो गए तो वो 30 वर्ड्स ही काउंट होंगे, 5 वर्ड्स वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। उस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग भी देखी जाती है तो उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट आपको क्या करना होता है, आपको टाइप करना होगा, ठीक है। और इसकी बहुत टेंशन नहीं लेनी कि ये तो हमें आते ही नहीं है, हमारी इतनी स्पीड नहीं है। जब मेंस का या फिर प्री का रिजल्ट आता है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका मेंस आप क्वालिफाई कर सकते हो, एग्जाम देने के बाद सबको एक अंदाजा हो जाता है कि मेरा पेपर कैसा हुआ। तो अगर आपको लगता है कि मेंस के बाद आप क्वालिफाई कर सकते हो तो आप क्या करिए, उसमें टाइम मिलता है। ऐसा नहीं होता कि मेंस का पेपर आया बस अगले ही दिन अगले ही हफ्ते आपका टाइपिंग टेस्ट होने लगेगा, ऐसा नहीं होता। लगभग कम से कम 1 मंथ का आपको टाइम पूरा का पूरा मिलता है। तो 1 मंथ में आप टाइपिंग सीख भी सकते हो, ऐसा नहीं है। टाइपिंग तो करने के ऊपर है कि आप कितना ज्यादा टाइम लगाते हो। अगर आप 2 घंटे पर डे देंगे तो बहुत अच्छी स्पीड बन सकती है। सब लोग मोबाइल चलाते हैं, देखो व्हाट्सअप करो और मैसेजेस करो तो देखो कितना तेज उसमें चलता है, हाथ चलते हैं हमारे मोबाइल्स में, तो उसमें क्यों नहीं चल सकते, उसमें भी चल जाएंगे, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। तो ये हमारा था एसएससी का पहला, जो हमारा एसएससी सीएचएसएल के बेसिस पे ये हमें जॉब ऑफर होती थी, ठीक है। अब हम दूसरी जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जॉब जो एसएससी ऑफर करता है वो होता है स्टेनोग्राफर की। उसमें एज लिमिट होती है 18 से लेके 27 ईयर्स तक। उसमें भी 100 रुपीज का फॉर्म मिलता है जनरल और ओबीसी बॉयज के लिए, बाकी सबके लिए फ्री होता है, ठीक है। इसमें भी 2 स्टेज होती हैं, इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, ठीक है। टीयर 1 में इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, और 2 घंटे का होता है, वहां पर आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे 1 आवर में सीएचएसएल में, ठीक है। मींस यहाँ पर लिखा है मैंने सेम एज सीएचएसएल प्री, तो मींस जो आपका जो सिलेबस होता है, जो मैंने 4 बताए थे, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो होती है वो सेम ही होती है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। टीयर 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, पेन एंड पेपर मोड का होगा, और इसमें जो आपको सैलरी मिलती है वो सैलरी आपको मिलती है लगभग 24K एंड अबव, ठीक है। 24K प्लस आपको अलाउंस मिलेंगे जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑफर करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारी जो जॉब हमको मिल सकती है 10+2 स्टूडेंट्स को, वो है एसएससी एमटीएस। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। इसमें भी एज लिमिट हमारी 18 से लेकर 27 साल तक है। टीयर 1 आपका सेम होगा सीएचएसएल का जैसा प्री होता था, 100 क्वेश्चन होंगे 1 आवर में होगा। 100 क्वेश्चन 1 आवर मींस 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और अगर जनरल और ओबीसी बॉयज का अगर हम देखें तो मान के चलिए कि वो 100 नंबर में प्री
का जब रिजल्ट आता है तो लगभग आपको 75 तक लाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कट ऑफ अच्छा सबसे ज़्यादा जनरल का ही जाता है। ठीक है, ओबीसी का मान के चलिए कि 68 to 70 जा सकता है, एससी और एसटी का मान के चलिए कि 60 तक जा सकता है। ठीक है, और एसएससी में जो टीयर 2 में अगर जाएंगे तो वहाँ पर ये भी हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा, शॉर्ट ऐसे होगा, लेटर राइटिंग होगी, और ये आपके ऊपर होगा। जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे पहले ही पूछ लिया जाता है कि आप जो लेटर राइटिंग मीन्स जो मेंस पेपर दोगे वो हिंदी में दोगे या फिर इंग्लिश में दोगे या फिर किसी और लैंग्वेज में। मान लीजिए कोई साउथ का है तो वो अपनी लैंग्वेज भी यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश तो जैसे कोई भी दे सकता है, और एनी लैंग्वेज में आपको कोई ना कोई चूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट का, आधे घंटे का पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा, प्री और मेंस को मिला के कंबाइंड मेरिट बनती है, उसी के हिसाब से फिर फर्दर सिलेक्शन होता है। जो नंबर 4 पर है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। यहाँ पर कांस्टेबल हम लोग बनते हैं, और यहाँ पर आपकी ड्यूटी जो मिलती है या फिर जिस पोस्ट पर आपको मिलेगा वो होता है सीआईएसएफ है। ठीक है, सीआईएसएफ है या फिर सीआरपीएफ है। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कांस्टेबल मिलते हैं। यहाँ पर एज लिमिट थोड़ा सा कम है, यहाँ पे सिर्फ 5 साल तक ही आप फिल कर सकते हो, 18 से लेके 23 साल तक के लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। 10+2 होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल होगा आपका, यहाँ पे रिटर्न होगा, रिटर्न आपका 100 नंबर का होता है, उसमें भी वही 4 कैटेगरी हैं। जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, जनरल अवेयर मीन्स करंट अफेयर वगैरह, मैथ पूछी जाएगी, और इंग्लिश और हिंदी में से जो भी आप वहाँ पे पहले से चूज करोगे। अगर आपने इंग्लिश चूज किया होगा तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी चूज की होगी तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आपका मेडिकल और फिटनेस टेस्ट होता है। मेडिकल में आपको देखा जाता है कि आपको कोई विजुअलिटी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मीन्स आपकी आंखों की रोशनी सही वगैरह है कि नहीं, हाथ कहीं से जाता तो नहीं है, मीन्स एक हेल्दी पर्सन को ही वहाँ पे देखा जाएगा। फिटनेस टेस्ट हो गया। मेडिकल में आपके फिजिकल में आपका देखा जाता है लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया। ठीक है, आपकी हाइट ठीक है या नहीं, आपका वेट ठीक है या नहीं, तो ये सब आपका फिजिकल में पूछा जाता है। मेडिकल में आपकी हार्ट बीट वगैरह, आंखों की क्या नाम है, विजिबिलिटी देखी जाती है। तो ये सब आपका एसएससी जनरल कांस्टेबल के लिए, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए ये आपके पैरामीटर हैं। ठीक है, ये कोई भी बढ़ सकता है, 10+2 बस होना चाहिए, और एज लिमिट इतनी है। ठीक है, ये जितनी भी जॉब्स आपको बताई। हाँ, इसमें जो सैलरी ऑफर होती है वो भी आपकी 24K प्लस अलाउंस होती है। ठीक है, और इसमें जो आपकी मिलती है वो आपकी 22K से लेके आपकी 70K मैक्सिमम होगी। 22K से लेके 22,000 से लेके 70,000 तक आपकी मैक्सिमम जाएगी। ठीक है, 70,000 तुरंत तो नहीं मिलती, और ना ही 22,000 तुरंत मिलता है। 22,000 में भी आपका कुछ ना कुछ फंड कटेगा, वो आपका सेव होता रहे, जब आप रिटायर होंगे तो वो फंड आपको फिर मिलता है एक साथ। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरे बोर्ड पर, जिसको हम रेलवे भी के नाम से जानते हैं। तो अगर बात करें अगर हम रेलवे की, तो रेलवे भी हमें काफ़ी जॉब्स ऑफर करता है 12th पास करने के बाद। आरआरबी बोर्ड इसका नेम है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंतर्गत ये हमें सारी पोस्ट ऑफर होती हैं 12th के बाद। ठीक है, जूनियर क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क है, ट्रेन्स क्लर्क है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। ठीक है, इसके लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी है, एज की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी है 18 से 25 साल तक, 18 से 25 के लिख दिया मैंने, 25 ईयर तक। ठीक है, और आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 50% होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इसमें ये प्रेफरेंस पहले ही पूछ ली जाती है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके पहले ही पूछ लिया जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पहला होता है फर्स्ट स्टेज होता है, सीपीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मींस ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा, सेकंड स्टेज आप देंगे दोबारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, ऑनलाइन ये दोबारा होगा। थर्ड होता है आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, उसमें टाइपिंग पूछी जाती है। फोर्थ आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका मेडिकल होगा, वहां पर आपके डॉक्टर्स होंगे, वहां पूरी उनकी टीम होती है, वो आपका मेडिकल क्या नाम है फिटनेस को चेक करती है। ठीक है, मेनली उसमें जो होता है वो होता है आपका हार्ट रेट और आपकी विजिबिलिटी। ठीक है, मीन्स आप आंखों से कोई भी कमजोर तो नहीं हो। इनके अलावा अगर आरआरबी स्टेनोग्राफर बनना है आपको, जैसे एसएससी भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट ऑफर करता है, तो रेलवे भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट ऑफर करेगा। वहां पर आपके ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये तो आपकी 4th स्टेज है। टाइपिंग में बस वहां पे क्या होता है 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के,
25 से 30 वर्ड्स पर मिनट आपके हिंदी के होंगे और आपको दोनों ही लैंग्वेज के आपको क्या मिलेंगे, पैराग्राफ दिए जाएंगे। पैराग्राफ में आपको 400 वर्ड्स का पैराग्राफ होगा, वो आपको गिवन टाइम में कंप्लीट करना होगा। तो ये था हमारा रेलवे का, जो रेलवे आपको जॉब ऑफर करता है 10+2 कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद जो हमारी जॉब है वो हमें इंडियन आर्मी भी हमें कुछ जॉब ऑफर करती है। ठीक है, टेक्निकल एंट्री स्कीम के अकॉर्डिंग उसमें महिला कांस्टेबल्स होती हैं, सोल्जर्स होते हैं, या फिर कैटरिंग डिपार्टमेंट में भी हमारी रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, इनके अलावा उसके अंदर आपके प्रमोशंस भी चलते रहते हैं। आपको स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते हो अगर आपकी मेडिकल फिटनेस और आप फिजिकली स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है, तो वो आप लोगों को स्पोर्ट्स कोटा में भी भेजते हैं और वहां से आप फिर रेलवे की जो अलग टीम बनती है हर एक स्पोर्ट्स में, चाहे वो बास्केटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट हो, रेलवे की एक अलग टीम ही है। हॉकी में भी है। ठीक है, रणजी में भी आपकी रेलवे की अलग टीम होती है। तो अगर आप वहां पे अच्छा परफॉर्म करते हो उनके स्पोर्ट्स प्रोग्राम वगैरह में, तो वहां से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपको और अच्छा प्रमोशन चाहिए तो आपकी 1 ईयर की आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। कहां पर? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। ठीक है, गया में। ठीक है, उसके बाद आपका 4 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। कहां पे? CME पुणे में, या फिर MCTE मऊ में, या फिर MCE सिकंदराबाद में। ठीक है, इन तीनों में से कहीं पे भी हो सकती है, या फिर 1 साल यहाँ पर हो सकती है, 2-3 साल कहीं और भी हो सकती है। ठीक है, तो ये टोटल 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। 5 ईयर के प्रोग्राम होने के बाद आपका फिर एक रिटन एग्जाम होता है, और अगर आप इन सब में अच्छा परफॉर्म करते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो फिर आप बनते हैं क्या? लेफ्टिनेंट। ठीक है, कहां पर? इंडियन आर्मी में। और ये बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड जॉब है। ठीक है, आप निकलेंगे गाड़ी से, आपको 10 लोग सलाम मारेंगे। ठीक है, आप कहीं से भी जाएंगे, आपके अगल बगल लगे होंगे, आपके सीने पे तमगे चिपके होंगे, जाने कितने। बहुत ही अच्छी जॉब है। ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत मांगती है और डेडिकेशन मांगती है। इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, या एयर इंडिया है, जितनी भी हमारी ये जॉब्स हैं इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग, या फिर नेवी में चले जाएं, या फिर हम इंडियन एयरफोर्स में चले जाएं, सब में डेडिकेशन तो चाहिए ही। ठीक है, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, इंडियन नेवी में अगर बात करें तो इंडियन नेवी में भी आपकी सेलर की पोस्ट होती है, आर्टिफिशियर अप्रेंटिस की पोस्ट होती है, या फिर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, इनके लिए आपको साइंस में चाहिए कितना? 60%। सेलर के लिए आपको जो आपको परसेंटेज चाहिए, ये 10th के बाद भी आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है, ये आफ्टर 10th भी आप लोग फिल कर सकते हो, और इसमें सिर्फ पास होना है। ठीक है, बाकी ये लोग अपना वहां पे ट्रेनिंग करवाते हैं, वहां पे अच्छा परफॉर्म करोगे तो हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंडियन आर्मी में याद रखिए कि इंडियन आर्मी में जो एज लिमिट है वो 16.5 से 19.5 साल तक है। ठीक है, और इंडियन नेवी में अगर बात करें तो वो है 17 से 20 साल तक। ठीक है, 10th के लिए आपकी वो 15 ईयर तक भी जाता है। ठीक है, अगर एयर इंडिया में बात करें तो एयर इंडिया में सिर्फ एक ही पोस्ट होती है 10+2 के लिए, वो पोस्ट होती है ट्रांजिशन कमांडर की। इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है, और इसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका फिजिक्स प्लस मैथ में कितना हो? 60% हो। 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथ दोनों को मिला के, मतलब 200 मार्क्स का होता है फिजिक्स और मैथ का, तो आपके मिनिमम 120 मार्क्स दोनों का टोटल होना चाहिए। मीन 60 इसके भी होने चाहिए, 60 इसके भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टोटल 120 हो गया, काम चल गया। फिजिक्स में भी 60%, मैथ में भी 60%। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जॉब्स थी जो हमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयर इंडिया हमें प्रोवाइड करती है आफ्टर 10+2। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम 1-2 और पोस्ट की भी बात कर लेते हैं जो स्टेट लेवल में हमें प्रोवाइड होती हैं 10+2 को कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पे भी हमें कुछ पोस्ट ऑफर होती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं। अगर हम सिंपली यूपी की बात करें तो स्टेट लेवल पोस्ट में आपको पुलिस कांस्टेबल की जॉब ऑफर होगी, मेल हो या फिर फीमेल हो। इसमें आपका रिटन होगा, फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। रिटन आपका 100 मार्क्स का होता है, उसमें चार सब्जेक्ट्स होते हैं, GI जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज, और मैथ होगा आपका, और इंग्लिश या फिर हिंदी में से आपको कोई भी एक चूज करना होगा। ठीक है, फिजिकल होता है प्लस मेडिकल होता है। ठीक है, फिजिकल में आपको लॉन्ग जंप देखी जाती है, आपकी हाइट देखी जाती है, आपका वेट देखा जाता है। ठीक है, रनिंग आपकी देखी जाएगी, किलोमीटर्स में होती है, गिवन मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। हाई जंप होती है, चेस्ट आपका नापा जाता है। ठीक है, ब्रीथ और विदाउट ब्रीथ मीन सीना फुला के, मतलब सांस लेके और सांस छोड़ के। ठीक है, और BMI की हेल्प से आपका ये बॉडी मास, BMI कैलकुलेटर उनके पास होता है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, उससे पता चल जाता है कि आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट आपका ठीक है या नहीं, मीन्स आप फिजिकली फिट हो या नहीं। और मेडिकल में आपका देखा जाता है कि आपके दोनों पंजे सख्त तो नहीं रहे। ठीक है, आपका कोई हाथ पैर क्या नाम है ज्यादा टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं है। ठीक है, तो वो अपने उनके पैरामीटर्स हैं, उस पर हमें
क्या नाम है कंप्लीट करना होता है, तभी ये जॉब्स आपको क्या होंगी, ऑफर होंगी। देखिए मैं वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है, ये डिफरेंट टाइप की वेरियस जॉब्स थी जो आपको 10+2 के बाद ऑफर होती हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं के पीछे चले जाइए, ठीक है। आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करनी है, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ अगर गवर्नमेंट आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है तो आपको एक बार चेक जरूर करना चाहिए कि आप किस लेवल पे आप अभी एग्जिस्ट करते हो। मीन्स अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आपको लगता है कि आप आगे और मेहनत करके और अच्छी जॉब पा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। लेकिन कंपटीशन की एक जो फीलिंग होती है वो एग्जाम जब आप देने जाते हो तब पता चलता है। आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा भीड़ है बाहर, कितनी कम वैकेंसीज आती हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा है। 10,000 वैकेंसी निकलती हैं और लाखों में फॉर्म फिल कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार अपने आप को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस लेवल पे हैं, हमारी तैयारी किस हिसाब से है, ठीक है। पेपर आपके कैंसिल ही हो चुके हैं, आपको इंटरनल बेसिस पे आपको मार्क्स आपके मिल ही जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को पास कर ही दिया जाएगा। कोई भी कॉलेज हो या कोई भी स्कूल हो अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें आगे अब क्या करना चाहिए। सही लाइन चूज़ करिए, घर वालों से पूछिए, अपने घर की इकोनॉमिकल कंडीशन देखिए, क्या वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत महंगा कोर्स करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बताया था, जिसमें आप डिफरेंट कोर्सेज में किस तरीके से जाते हैं और किस में क्या क्या आपको ऑफर होते हैं, आगे चल के आप क्या बन सकते हैं, क्या सैलरी पैकेज होता है, क्या कॉलेज की फीस वगैरह होता है, वो हमने उसमें डिस्कस किया था। लेकिन मेरा कहना यही है कि कोई भी लाइन चूज़ करिए, साथ साथ में अपने आप की नॉलेज को चेक जरूर करते रहिए। ये फॉर्म्स आपको ज़रूर फिल करने चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के सामने, दुनिया के बीच में आप कितने हाईलाइटेड हो पाते हैं, ठीक है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है सारा मैंने लेटेस्ट अपडेट ही दिया है और काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में। आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये इन्फॉर्मेशन या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर और भी कोई क्वेरी हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, शेयर ज़रूर करिए। जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दीजिए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।